नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ने भारत को विश्व भर के समाचारों में सुर्खियों में ला दिया। पर क्या कभी आपने सोचा है, विश्व भर में कई ऐसे प्राचीन निर्मित संरचनाएं और आविष्कार हैं जिनके सामने आज के आविष्कार काफी छोटे लगने लगते हैं, जिनके महत्व को आज के वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातात्विक और सामान्य लोग भी समझने में असमर्थ हैं। मिस्र के महान पिरामिड, जिन्हें माना जाता है कि वे समाधि हैं, लेकिन उन्हें कैसे बनाया गया यह अभी भी विवादास्पद है। इंग्लैंड में स्टोनहेंज, जिसका उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं है। चिली में ईस्टर द्वीप पर मोआई पत्थर की प्रतिमाएं, जिन्हें कैसे स्थानांतरित और स्थापित किया गया यह अब भी एक पहेली है। मेक्सिको में तेओतिहुआकान नामक प्राचीन शहर में सूर्य का विशाल पिरामिड। पेरू में नज़्का रेखाएं, जिनका उद्देश्य अब तक निर्धारित नहीं हुआ है। और तुर्की में गोबेकली तेपे, जिसे विश्व का पहला मंदिर माना जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिस्र के महान पिरामिड के रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैसे मिस्र के महान पिरामिड से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने वायरलेस शक्ति संचार प्रणाली बनाने की कोशिश की थी। अगर ये लोग सफल हो जाते तो आज जो हम अपने शहरों में बिजली के तारों का जो जाल देख रहे हैं, शायद वह न होता। इन्हीं आविष्कारकों में से एक थे निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला वास्तव में एक प्रतिभाशाली आविष्कारक थे और उन्होंने विभिन्न विषयों पर काम किया। बिजली और वायरलेस प्रणालियों पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी आविष्कार किए। टेस्ला की वायरलेस शक्ति संचार प्रणाली का उद्देश्य बिजली को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाना था, और वह भी बिना किसी तार के। ये विचार उस समय सचमुच आगे की सोच का रहा होगा, लेकिन वह अपनी इस योजना को सफल नहीं बना सके। उनकी मृत्यु के बाद उनके आविष्कार और उनके अध्ययन के कई हिस्से गायब कर दिए गए थे या नष्ट हो गए थे। हालांकि जैसे बताया जाता है कि वायरलेस ऊर्जा का आविष्कार टेस्ला ने गीजा के महान पिरामिड से प्रेरित होकर किया था। यह तकनीकी हमारे आसपास 5000 सालों से मौजूद थी, और शायद उससे भी अधिक समय से। बहुत समय तक हमें यह बताया जाता रहा है कि गीजा का महान पिरामिड एक मकबरा है, न कि यह एक ऊर्जा बनाने वाला कोई यंत्र। आमतौर पर इजिप्टी विज्ञानी मानते थे कि गीजा का महान पिरामिड लगभग 4500 साल पहले शासन करने वाले चौथे वंशीय मिस्री फारो के लिए बनाया गया मकबरा था। लेकिन इस महान पिरामिड में अन्य मिस्री पिरामिडों की भांति विविधतापूर्ण दीवार कला नहीं बनाई गई थी, जिसे हायरोग्लिफ कहते हैं, जो एक प्रकार की मिस्री चित्रलिपि है, और न ही फारो कुफू की समाधि वहां के राजा के कक्ष में रखी गई थी, जिसे प्राचीन मिस्री अपना देवता मानते थे। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पिरामिड की बाहरी दीवारें इतनी सटीकता से उत्तर दिशा के साथ संरेखित हैं कि केवल आज की आधुनिक इंजीनियरिंग ही इसे समझ सकती है। पिरामिड, जो कि पत्थर के ब्लॉकों से बना है, ब्लॉकों की औसत लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है, और जो लगभग 25 लाख पत्थर के ब्लॉकों से बना एक पर्वत के जैसा है, जिसका वजन लगभग 17 लाख हाथियों के बराबर है, और जो लगभग आज के घरों की तुलना में 80 मंजिला घर की ऊंचाई तक फैला है, जिसका आधार भारत की नई पार्लियामेंट भवन के बराबर है। पिरामिड का आधार के सतह के समतलीकरण में, जो कि 53,000 वर्ग मीटर में है, केवल 1 सेंटीमीटर का अंतर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लेजर तकनीकी आज हम आधुनिक संरचनाओं को बनाने के लिए उपयोग करते हैं, इसे भी उतना ही सटीकता से बनाया गया है। ये पिरामिड अधिकांशतः नम्मुलाइट चूना पत्थर से निर्मित है, जो पिरामिड के आसपास यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। पिरामिड को बाहरी तरफ से चिकनी चमकदार सफेद चूने के पत्थर के दक्कनों से कसकर ढका गया है, जिनको टोरा के एक खदान से काटकर और 800 किलोमीटर दूर से यहां लाया गया था। स्थानीय रूप से उपलब्ध चूने की तुलना में टूर चूना पत्थर में मैग्नीशियम की कमी होती है, जिससे यह एक बहुत अच्छा इंसुलेटर बन जाता है। पिरामिड के अंदरूनी कक्ष एक दुर्लभ प्रकार के ग्रेनाइट से बनाए गए हैं, जिनको सैकड़ों मील दूर से यहां लाया गया है। इस ग्रेनाइट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा पाई जाती है, जिसे क्वार्ट्ज कहा जाता है, और जब क्वार्ट्ज को दबाया जाता है या हिलाया जाता है तो ये पाइजो इलेक्ट्रिसिटी नामक एक चार्ज उत्पन्न करता है, जिससे इसमें विद्युत चार्ज उत्पन्न होने लगता है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है।
जब आप दोनों तरफों को आपस में जोड़ते हैं तो एक विद्युत सर्किट का निर्माण होता है। इसी खासियत के कारण क्वार्ट्ज का उपयोग आज कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि घड़ी, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि आधुनिक उपकरणों में। पिरामिड में मुख्य कक्ष है राजा और रानी के कक्ष, जिनको 85% क्वार्ट्ज वाले ग्रेनाइट से बनाया गया है। नालियों और गलियों को क्वार्ट्ज से समृद्ध ग्रेनाइट से बनाया गया है। जब इन सभी ग्रेनाइट पर दबाव लगाया जाता है तो यह एक विशाल मात्रा में विद्युत उत्पन्न करता है, जिससे पिरामिड एक विशाल शक्ति संयंत्र में बदल जाता है। इसके अतिरिक्त महारानी के कक्ष में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती थी, जिसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती थी। इस कक्ष में 2 आंतरिक नालियां थीं। उत्तरी नाली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निशान भी मिले हैं और दक्षिणी नाली में हाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड के निशान मिले हैं। इन दोनों रसायनों को मिलाने से हाइड्रोजन उत्पन्न होती थी। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई हाइड्रोजन गैस कक्ष से निकलकर गैलरी में जाती थी, और जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस गैलरी में बढ़ती जाती थी, ग्रेनाइट पर दबाव बढ़ता जाता है और फिर विद्युत उत्पन्न होती थी। यह उत्पन्न विद्युत वायुमंडल को आयनीकरण करती थी, जिससे वायुमंडल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी। इसके भी सबूत मिले हैं कि महान गैलरी में ध्वनि तरंग उत्पन्न करने वाले कुछ यंत्र थे, जो हाइड्रोजन के परमाणुओं को अपने साथ ध्वनि तरंग में संगठित करते, और ये तरंगे और अधिक ग्रेनाइट पत्थर को उत्तेजित करती, जिससे और अधिक विद्युत उत्पन्न होती थी, जिससे राजा का कक्ष 440 हर्ट्ज पर गूंजता था। इस कक्ष के ऊपर 5 परतें थीं, जिन्हें राहत चैम्बर कहा जाता था, जिसका उद्देश्य पिरामिड के भार को कम करना होता था। साथ ही यह भी कहा जाता था कि इस कक्ष को एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ट्यून किया जा सकता था, जो उसे विशेष रूप से उपयोगी बनाता था। पिरामिड के निर्माण विधि और उसके निर्माण में प्रयोग की गई सामग्रियां इसकी विशेषताएं दिखाती है, और यह संकेत देती है कि इसका एक उपयोग ध्वनि ऊर्जा को बाहरी दुनिया में प्रेषित करने के लिए भी किया जाता होगा, जिसे पिरामिड के शिखर से प्रेषित किया जाता था। साथ ही साथ विशेष ग्रेनाइट ब्लॉक ध्वनि को लाइट में परिवर्तित करने में भी मदद भी करते थे। प्राचीन मिस्री धर्म ग्रंथों में पिरामिड अक्सर ऊर्जा के निर्गम के रूप में संदर्भित होते रहे हैं, जिसे हम आज ऊर्जा का निर्गमन कहते हैं। इसके अलावा प्राचीन मिस्री द्वारा उपयोग की जाने वाली संकेतों में से एक का नाम अंख वजरा था, जिसे विज्ञान की आंख के रूप में भी जाना जाता है। इस संकेत का प्रतीक एक हरा शिखर था, जो आज हमें एक पिरामिड के शिखर की तरह दिखाई देता है। इसलिए यह संभावना है कि ये पिरामिड एक ऊर्जा उत्पादन केंद्र थे, जिसे ऊर्जा को वायरलेस रूप से प्रसारित करने के लिए तैयार किया गया था। पिरामिड की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता का पता चलने के बाद वैज्ञानिकों ने वर्ष 2018 में एक अन्वेषण किया, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि क्या पिरामिड पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। और वैज्ञानिकों ने पाया कि पिरामिड विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को केंद्रित करने में सक्षम है। अब वैज्ञानिकों के सामने यह सवाल था कि इस ऊर्जा को कैसे बाहर निकाला गया होगा, और क्या उस दौरान कोई अनहोनी हुई होगी, जैसा कि टेस्ला ले आविष्कार के समय हुआ था। इस ऊर्जा को बाहर निकलने में हुए विनाश को वैज्ञानिकों द्वारा यंगर ड्रेस सिद्धांत से समझाने का प्रयास किया गया है, जो लगभग 12,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी में बढ़ती हुई खगोलीय गतिविधियों के दौरान के समय के साथ मेल खाता है, जब पृथ्वी अंतरिक्षीय धूल के क्षेत्रों में प्रवेश कर रही थी, और जब इस धूल की अत्यधिक मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उसके घर्षण से एक आग का बादल पैदा हो जाता है, और यदि एक उल्कापिंड के कारण ऐसा हो तो यह एक विशाल विस्फोट का कारण बन सकता है, जैसा कि वर्ष 1908 में साइबेरिया में हुई तुंगुस्का घटना में देखा जा सकता है, जहां एक छोटे से उल्कापिंड ने 830 वर्गमील के क्षेत्र को खत्म कर आग लगा दी। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि ऐसी एक घटना बड़े पैमाने पर होगी तो वह एक वैश्विक आग का बादल पैदा कर देगी है, जो वायुमंडल को अत्यधिक ऊंचे तापमान पर गर्म कर सकती है, जिससे तीव्र वर्षा होगी जो हिम शिखरों को पिघला देगी। ऐसी घटना से उत्पन्न झटके पर्वतों तक को गिराने वाले भूकंप का कारण बन सकते हैं, जिसे ध्वनि गुरुत्व भूकंप कहा जाता है। यदि पृथ्वी की आवृत्ति बदल जाती है तो उत्प्रेरक की आवृत्ति भी बदल जाएगी,
जिससे तापमान और बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद मिस्र के पिरामिड के द्वारा इस ऊर्जा को बाहर निकालते समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसके सबूत हमको परिवर्तन रायोलाइट्स कहलाने वाली एक प्रकार की ज्वालामुखी चट्टान में बालू के कणों के साथ पिघले ग्लास के होने से मिलता है। महान पिरामिड के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा ने एक प्लाज्मा तूफान तैयार कर दिया, जिसने पृथ्वी के चुंबकीय वायुमंडल, जो सौर विकिरण से हमको बचाने का काम करता है, को नष्ट कर दिया। चंद्रमा के पत्थरों में विट्रिफिकेशन के प्रमाण आज भी मिलते हैं, और शायद यही सबसे सही कारण है कि बड़े जानवर जैसे कि सब्रतूथ टाइगर और ऊनी मामूथ आदि इसी घटना के दौरान खत्म हो गए थे। इस घटना के 4 या 5 दिनों के दौरान पृथ्वी घातक विकिरण में डूबी रही। हिमनद, जो पृथ्वी की सतह का 30% ढकते थे, 1 या 2 दिनों में सारे पिघल गए थे। हर तरफ पानी पृथ्वी की सतह पर दौड़ रहा था। केवल वे ही जानवर जीवित बचे जो भूगर्भ में जा सके थे। केवल वे लोग जीवित रह सके जो गुफाओं में रहते थे, और यही कारण है कि उसके बाद मानव ने गुफाओं में ऊंचे स्थान में रहना शुरू कर दिया। सारी सभ्यताएं अचानक समाप्त हो गईं। शायद हड़प्पा सभ्यता और पुरानी सारी सभ्यताओं के खत्म होने के पीछे अचानक बाढ़ में डूबने का कारण यही हो। खोए हुए महाद्वीप जैसे अटलांटिस की कहानियां भी इसी का परिणाम हो सकती हैं। निकोला टेस्ला ने जो वायरलेस पावर वितरण प्रणाली विकसित की थी, जिसे माना जाता है कि वह पिरामिड की तरह पृथ्वी की आवृत्ति का उपयोग करती थी, लेकिन यह प्रणाली अंततः स्वतः नष्ट हो गई। और इसका आशय यह हो सकता है कि पिरामिड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। अब सवाल यह उठता है कि यदि यह सब सच है, तो हमें हमारे इतिहास और निर्णयों के प्रभाव को बेहतर समझने के साथ प्राचीन प्रौद्योगिकी के ज्ञान को पुनः खोजना होगा, और हमें खुले दिमाग से हमारी समझ की सीमाओं को स्वीकार करना होगा, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर तरीके से निर्माण कर सकें। और साथ ही अब हमको बदलते परिवेश और नई समझ में हर तथ्य और ज्ञान को अपनाने से पहले हर दृष्टिकोण से परखना होगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे संघर्ष और प्रयास का समर्थन करते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।